दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस दोस्तों, आपने सही सुना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी एजुकेशन या फिर जीके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वह टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। तो समय को वेस्ट ना करते हुए फटाफट कर लेते हैं क्लास को कंटिन्यू। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा, अब बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो फाइनेंस की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वर्ड आता है फाइनेंस, और फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पहले ले लेते हैं पेन, और पेन को लेने के बाद में शुरू करते हैं हम सम। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, फाइनेंस, फाइनेंस जो वर्ड आता है इसका मतलब होता है, फाइनेंस का मतलब होता है, फाइनेंशियल का मतलब होता है फाइनेंस। फाइनेंस वर्ड से फाइनेंशियल आया है। फाइनेंस का मतलब होता है मनी। अब मनी कैसे है, अब मनी का क्या काम है, इसके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। जिस तरीके से बॉडी के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ब्लड होता है, मतलब बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड। अब ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड का ये काम होता है, ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, मतलब पूरी बॉडी के अंदर घूम रही होती है, और पूरी बॉडी को जो भी विटामिन है या फिर जितनी चीजें हैं वो सब कुछ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, वो करता है ब्लड। मतलब पूरी नरिशमेंट देना, सब चीजों को पहुंचाना और सारे काम को करना जो है बॉडी में करता है, वो करता है ब्लड। उसी तरीके से जो फाइनेंस है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो पैसा है वो भी चैनलाइज होता है किसी फैक्ट्री में, किसी एस्टेब्लिशमेंट में, पूरी तरीके से हर जगह। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, किसी कंपनी का सीईओ हो, चाहे किसी कंपनी का आपका क्लर्क हो, चाहे किसी कंपनी का वॉचमैन या फोरमैन क्यों ना हो, XYZ कोई भी पर्सन या इंप्लॉय हो दोस्तों, हर किसी को जरूरत है किस चीज की, तो यस फाइनेंस की जरूरत है, पैसों की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो आप देखिए किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में क्या मनी हर किसी को नहीं चाहिए, तो यस हर किसी को चाहिए। ऐसी बॉडी का कोई पार्ट नहीं जिसको ब्लड ना चाहिए, हर पार्ट को अगर जैसे ब्लड चाहिए वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर में हर पार्ट को फाइनेंस की जरूरत है। और फाइनेंस बिना कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है, हर चीज क्या है, इम्पॉसिबल है विदाउट फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या चीज, फाइनेंस। और फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब फाइनेंस का मतलब मनी होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझते हैं तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल मतलब पैसा, और पैसे की स्टेटमेंट लिखना, मतलब ऐसी एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें आपने पूरे साल में जो भी पैसों का यूटिलाइज किया हो उसके बारे में सारी चीजें दिखाओ। अब दोस्तों इसमें एक चीज आती है, हम यूटिलाइज कर रहे हैं, दिखा रहे, कैसे दिखाएं, क्या मंथली दिखाएं, वीकली दिखाएं, डे दिखाए। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि आप दो टाइप से दिखा सकते हो, एक आता है CY कैलेंडर, एक आता है आप लोग को फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे अभी 1 जनवरी आई थी, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च जो होगी इसको हम कहेंगे कैलेंडर ईयर, और फाइनेंशियल का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके दोस्तों 31 मार्च। ऑब्वियस सी बात है हम फाइनेंशियल ईयर में ही काम करेंगे, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप चाहें तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से बना सकते हैं, 1 जनवरी से, मतलब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को, मतलब एंट्रीज को 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी दिखा सकते हैं, और चाहें तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च भी दिखा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर हम स्कूल की बात करते हैं, 10th 12th कोई भी क्लास XYZ बच्चों का हो, वो 31 मार्च को खत्म होता है। गवर्नमेंट अगर बजट पेश करती है तो वो भी 31 मार्च को फिनिश होता है। और तो और दोस्तों सारे के सारे काम अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च को खत्म होता है। बैंक की भी जो क्लोजिंग होती है 31 मार्च है, और 1 अप्रैल से नया साल वो मनाते हैं, और इसी को दोस्तों वो लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जैसे हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, उनका फाइनेंशियल ईयर विचारों का होता है। तो क्या चीज है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो होगा दोस्तों उसको हम कहेंगे क्या चीज, फाइनेंशियल ईयर। और इसी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमसे क्या करवाता है, इनकम टैक्स एक्ट का मतलब हो गया दोस्तों IT एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 बना, वो भी क्या करता है 31 मार्च तक हमारी ITR फाइल करवाता है। ITR का मतलब होता है इनकम, I से इनकम, T से टैक्स, और R से रिटर्न। इसको भी फाइल करवाने का काम कब होता है, 31 मार्च। तो इसलिए सभी व्यक्ति और सभी पर्सन, सभी के सभी, चाहे वो HUF हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, सब के सब क्या काम करते हैं, तो 31 मार्च को अपनी बुक ऑफ एंट्री क्लोज करते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर जो होगा आपका वो होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर मैं बात करता हूं अभी इस टाइम पे लास्ट ईयर की बात करता हूं तो 1 अप्रैल आपका 2022, 31 मार्च 2021, ये आपके दोस्तों फाइनेंशियल ईयर है। इसके अंदर होने वाली सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो होगी उसी से आप क्या बनाओगे, टीबी का मतलब
ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद में बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट और बनेगा पीएनएल अकाउंट और दोस्तों बनेगा आप लोगों की बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट है इसी को दोस्तों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर में आपके सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम जो है वो रिकॉर्ड होते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर में आपको पता है जो आप प्रीवियस ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? फाइनेंस मतलब पैसे से रिलेटेड सारे के सारे स्टेटमेंट, सारा स्ट्रक्चर बनाना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हम इसके अंदर में थ्योरी पढ़ने वाले हैं, पहले हम समझ लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से पार्ट हमें बता रहा है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट आते हैं, देन सेकंड हमारी बैलेंस शीट आती है, देन थर्ड कैश फ्लो आता है, एंड द फोर्थ वन इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स। अगर बात करते हैं शेयर्स की बात कर रहे हैं तो शेयर्स एंड डिवेंचर्स वगैरह इसमें आ गए दोस्तों। कैश फ्लो पोजीशन होना जरूरी है। आप कंपनी चला रहे हो और कंपनी में बहुत ज्यादा आपकी क्रेडिट हो चुकी है, तो क्या कैश फ्लो पोजीशन नहीं समझेंगे? आप समझिए, कैश फ्लो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहती है कि कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है आप लोगों के लिए। और तो और कंपनी एक्ट भी कैश फ्लो के बारे में और टैक्स एक्ट भी कहती है कि कैश फ्लो जो है आपको किसी भी कंपनी का बनाना कंपलसरी है, ताकि पता चल सके कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग में मतलब काम करने में कितना एक्सपेंस क्रिएट कर रही है, कितना एक्सपेंस लगा रही है और कितना उस पे एक्चुअल में इनफ्लो ऑफ कैश है एंड एक्चुअल में आउटफ्लो ऑफ कैश है। दोस्तों कैश फ्लो के अंदर में सिर्फ दो ही चीज होती है, इनफ्लो एंड अदर इज आउटफ्लो। और आप इस वर्ड से समझ सकते हैं, इनफ्लो का मतलब अंदर आना, आउटफ्लो का मतलब बाहर जाना। और क्या अंदर और बाहर जाएगा? अगर हम कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो देखो कितना सिंपल सा, कैश फ्लो, कैश बह रहा है, जाए या आए, कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश का आना और जाना हमें इसमें लिखना है। इनफ्लो ऑफ कैश मतलब पैसा आया, आउटफ्लो ऑफ कैश पैसा आपका जा चुका है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ चुकी है। और इनकम स्टेटमेंट जो है, पीएनएल अकाउंट जो है, इसे इनकम स्टेटमेंट को आप लोग पीएनएल अकाउंट कहेंगे और आप लोगों के बैलेंस शीट आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। आइए अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या मीनिंग है? तो मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स टू सच स्टेटमेंट विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। आपने कितना कमाया पूरे साल के अंदर में, ये तभी पता चलेगा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। क्यों? आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो आपका आ जाएगा, और यह नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो है आपका बैलेंस शीट के अंदर में आता है। तो किसी भी कंपनी के लिए कंपनी क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है निकालना पड़ेगा, और ये कौन निकालेगा? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेगी। तो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और आपके अकाउंटिंग पीरियड दोस्तों 31 मार्च होता है आपका अकाउंटिंग पीरियड। द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड एटलीस्ट 2 बेसिक स्टेटमेंट विच आर एज अंडर। पहला इनकम स्टेटमेंट एंड दूसरा जो है आपकी बैलेंस शीट, मतलब ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और दूसरा आप लोग का बैलेंस शीट। मतलब पहले आपको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, दूसरी बैलेंस शीट बनानी है। ये दोनों को सबमिट करने के बाद आपके दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों बैलेंस शीट तक कंप्लीट करना आपको मैं बेसिकली बता दूं, जो टीबी होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, अकाउंटेंट क्या करता है? टीबी ट्रायल बैलेंस बनाता है, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में इसको सीए को दे देता है। सीए मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट 3 चीजें बनाता है। क्या चीज? ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है दोस्तों, पीएनएल अकाउंट बनाता है दोस्तों, और तो और बैलेंस शीट बनाता है। और बैलेंस शीट बनाने के बाद में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, और साथ में इसके ऑप्शन में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाता है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल और कुछ भी नहीं था इसके अंदर में, बिल्कुल सिंपल। आइए हम नेक्स्ट आगे फर्दर कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट आता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसको चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन चाहता है कि भाई बैलेंस शीट? बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आप मुझे बताइए। अगर मैं टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, किसी भी बड़ी कंपनी की बात करता हूं, मैं आपको लिख के बता देता हूं, टाटा कंपनी या फिर किसी बड़ी कंपनी की मैं बात करता हूं, अगर इतनी बड़ी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करेगा तो क्यों करेगा इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानेगा। क्या वो कंपनी जिसने पिछले साल 2000 करोड़ रुपए की सेल करी थी, मान के चलिए लेट्स टेक एग्जांपल कि कंपनी ने 2000 करोड़ की सेल्स करी थी, मतलब रेवेन्यू जनरेट करी थी, आज अगर वो कंपनी 200 करोड़ रुपए की सेल्स जनरेट कर रही थी, तो आप मुझे बताइए क्या उस कंपनी में पैसा लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? बताइए, सोच के देखिए। इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ऐसी कंपनी जिसका फ्लो जिसका ग्राफ जो है, जिसकी इनकम जो है वो डिक्रीज हो रही है बहुत तेजी से, और प्रोपोर्शनलिटी 2-3 साल में डिक्रीज हुई, तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन देखता है? सबसे पहले वो बंदा देखेगा जो कि कंपनी में क्या करना चाहता है? इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मतलब इन्वेस्टर्स। सेकंड आगे दोस्तों क्या? इन्वेस्टर्स। दे कैन एसेस दी, मतलब वो जानने की कोशिश करेगा द शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कितना पैसा लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में कंपनी के अंदर में है, और वो स्टडी करेगा ट्रेंड ऑफ सेल, क्या सेल करा, क्या प्रॉफिट कमाया, और कितना पैसा फ्यूचर में आप लोग को मिलने वाला है। जब तक कोई इन्वेस्टर इसको नहीं जानेगा वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्टर वो पर्सन होता है जो पैसा इन्वेस्ट करके ही काम करता है। बड़ी कंपनी बड़ी इसलिए बनती है क्योंकि बड़ी कंपनी लाखों में, मतलब लैक्स के अंदर में क्या करती है? टैक्स बियर करती है, ताकि वो करोड़ों रुपए का फंड रेज कर सके। अगर आप लाख रुपए टैक्स देने के लायबल हो, इसका मतलब आप
लोग पैसा कमा रहे हो। टैक्स की चोरी बिल्कुल भी ऐसी कंपनी नहीं करती है, यह सबसे बड़ा उनका रीजन होता है। ज्यादा टैक्स देने का मतलब क्या होता है? द सोर्स ऑफ इनकम विल बी हाई। आपने रिसेंटली देखा होगा कपिल शर्मा ने बहुत हाई टैक्स दिया और अक्षय कुमार ने। रीजन क्या है, क्यों दे रहे हैं हाई टैक्स? क्या अपने आप देना चाहते? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। इनकम अगर ज्यादा होगी तो टैक्स भी तो ज्यादा होगा, तो टैक्स ज्यादा बियर वही करता है जो इनकम को ज्यादा क्रिएट कर रहा है। तो कंपनी अगर अपने टैक्स की चोरी करती है तो गलत है। कंपनी अगर लाखों रुपए में टैक्स दे रही है तो करोड़ों रुपए में इन्वेस्टर से फंडिंग भी लेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज है? कभी भी टैक्स की चोरी नहीं करने का। दोस्तों आपको समझ में आ गई। और सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो मैनेजमेंट है जो काम कर रही है उसे पता तो चले ना हमारी कंपनी में क्या काम हो रहा है, मैंने लास्ट ईयर क्या काम किया, इसके बारे में जानना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में ही आता है। तो पहला क्या है, मैनेजमेंट को तो जरूरत है ही। मैनेजमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानना चाहता ही है। सेकंड ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो भी जानना चाहता है। देन थर्ड, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। दोस्तों लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स में हम लोन ले लेंगे और शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के अंदर में वो बंदे होंगे जो क्रेडिटर्स होंगे जिनने हमें उधार पे माल दिया होगा, कच्चा माल दिया होगा। दोस्तों क्या दिया होगा? तो कच्चा माल दिया होगा, जिसको आप लोग क्या कहोगे? रॉ मटेरियल दिया होगा। दोस्तों रॉ मटेरियल्स जो दे रहा है वो भी पता करना चाहेगा कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्या मैं इसको रॉ मटेरियल अगली बार दूं ना दूं? क्या इसकी क्रेडिट साइकिल कितनी होगी? मतलब आपको 30 डेज का अगर वो क्रेडिट देता है, मतलब माल आपको मिला और 30 दिन के लिए उसने उधारी दी, तो क्या वो 60 डेज दे सकता है या नहीं दे सकता है? क्या 90 डेज तक भी उधारी दी जाती है? क्या वो दे सकता है कि नहीं दे सकता? अगर वो तभी देगा जब आप उसके लायक होगे, और ये लायक पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन से। दोस्तों फाइनेंशियल पोजीशन वैसा ही है किसी बच्चे की तरह में, किसी बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, मतलब फाइनल रिपोर्ट कार्ड, जिसमें उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रखी गई है कि उसने कितने कितने गेन करे हैं मार्क्स, वो क्या चीज है? उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लाइक दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरह, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पैसों के टर्म्स में है, उसके उसके मार्क्स के में है। मतलब दोनों के अंदर में क्या चीज है? दोनों का एक दूसरे से अगर देखें तो बिल्कुल सेम है। तो किसी बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी है कि खराब है, पता करने के लिए आप उसकी प्रोग्रेस कार्ड देख सकते हो। इसी तरीके से किसी कंपनी के अंदर में क्या वो कंपनी अच्छी है, बुरी है, या फिर वो स्ट्रांग है कि वीक है, पता करने के लिए आप लोगों को उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना पड़ेगा दोस्तों। और आने वाली वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने का तरीका क्या होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दोस्तों अगर आप किसी डॉक्टर के पास में गए हो और आपने एक्सरे करवाया हो तो आप ध्यान दीजिए, उसमें टूटी हुई हड्डी इतनी आसानी से आपको पता नहीं चलेगा। अगर हल्का सा स्क्रैच है तो वो तभी पता चलेगा जब डॉक्टर अपने इक्विपमेंट में लगाएगा और उसे चेक करेगा। ध्यान दीजिए। और तो और उसकी स्टडी भी अलग होती है, डॉक्टर पहचान सकता है, रिपोर्ट को पढ़ने की ऑथोरिटी भी डॉक्टर के पास में होती है। नॉर्मल पर्सन कैसे समझ पाएगा उसको क्या है क्या नहीं? अगर नॉर्मल पर्सन समझ सकता तो डॉक्टर को क्यों ट्रीटमेंट करेगा, वो खुद ही अपना इलाज कर लेता। बिल्कुल ऐसे बैलेंस शीट को समझने के लिए भी बैलेंस शीट की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉय एंड ट्रेड यूनियन। जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो भी तो ये जानना चाहते हैं ना भाई, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में काम करेगी नहीं करेगी, क्या लंबे समय तक ये कंपनी चल सकती है या नहीं चल सकती है। दोस्तों लास्ट पॉइंट इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट तब देखना चाहिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गवर्नमेंट कैसे ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरवाएगी? ITR अगर आप देखोगे तो वो क्या कर रही है? गवर्नमेंट का काम है। और तो और दोस्तों गवर्नमेंट क्या चाहती है? आप लोगों का जो भी GST है, कुछ लोग इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं। दोस्तों गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, हंसी मजाक के अंदर में इसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। G से गुड्स एंड S से सर्विस। दोस्तों आप जो भी चीजें ले रहे हो उसमें दो चीजें, या तो सर्विस ले रहे हो या फिर आप गुड्स ले रहे हो। किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो, किसी डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हो, या आप किसी मोबाइल की सेवा ले रहे हो, चाहे आप पे एयरटेल है, वोडाफोन है, XYZ कोई भी कंपनी है, तो आप उससे क्या सर्विस ले रहे हो। कोई आलू प्याज नहीं ले रहे हो तो समझिए बात को सर्विस ले रहे हो, और दूसरी तरफ में आप गुड्स ले रहे हो। गुड्स का मतलब आप जैसे सामान खरीद रहे हो। इन दोनों चीज के ऊपर में जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका ऑलरेडी प्रीवियस नेम जो था दोस्तों, इसका प्रीवियस नाम था वैट, और इससे पहले इसका नाम था सेल टैक्स। और इसी का नाम जो है दोस्तों तीनों के तीनों एक ही है। पहले इसको सेल टैक्स कहते थे, फिर इसका नाम हुआ वैल्यू एडेड टैक्स वैट। बहुत साल लगे, लोगों ने बहुत विरोध किया वैट को समझने में, और उसके बाद आज इसका नाम जो है दोस्तों वो है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। 7th पॉइंट, टैक्सेशन अथॉरिटी, जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। जैसे गवर्नमेंट किसी को सब्सिडी देती है या फिर गवर्नमेंट किसी को कोई भी टैक्स लगाती है, उसी तरीके से टैक्सेशन अथॉरिटी को भी जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना देखे कोई भी टैक्सेशन अथॉरिटी कोई काम नहीं कर सकती है। जैसे हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो भी इसी में काम करेगी। दोस्तों अदर यूजर्स के अंदर में आता है कई सारे बंदे जो ट्रेड यूनियन या रिसर्चर हो सकते हैं, जो कि कोई थीसिस लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, या किसी कंपनी के बारे में जानने की इच्छुक रखते हैं, वो भी दोस्तों आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर और जरूर जानेंगे। दोस्तों नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो सकता है इस वीडियो के अंदर में कंटिन्यू करें, या फिर हो सकता है दोस्तों सेकंड वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।
दोस्तों नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, आप क्यों बनाना चाहते हो ट्रेडिंग अकाउंट, मुझे बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट बना के फायदा क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये कैसे हो जाता है? बिल्कुल सिंपल। तो डायरेक्ट का मतलब जिसमें डायरेक्ट खर्चा लगता है, इनडायरेक्ट का मतलब जो इनडायरेक्ट खर्चा है। अब कैसे हो सकता है दोस्तों? बिल्कुल सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूं। मेरे हाथ में पेन है, आप समझिए इस बात को, पेन को बनाने में जो एक्सपेंस आ रहा है, इस पेन को बनाने में जो एक्सपेंस आ रहा है, मतलब क्या क्या आ रहा है बताइए मेरे को। इसको बनाने में मशीन लग रही है, इसको बनाने में रॉ मटेरियल लग रहा है, और इसको बनाने में जो वर्कर है जो इस पे काम कर रहा है वो लग रहा है। मतलब वर्कर की जो वेजेस है वो लग रहा है, मशीनरी लग रही है, और रॉ मटेरियल। मैं अगर एक्सपेंस की बात करता हूं तो तीन चीज मेरे पेन के ऊपर में यूज हो रही है। पहला हो रहा है आप लोग का रॉ मटेरियल, मतलब आप लोग का दोस्तों रॉ मटेरियल्स लग रहा है, और दूसरी चीज जो दोस्तों आप लोग की मशीनरी लग रही है, जो मशीन इसको बनाती होगी वो लग रहा है। देन थर्ड वन इज आप लोग का मशीन लगने के बाद में वेजेस लग रहा है, मतलब दिहाड़ी लग रही है, जो लेबर इस पे काम करेगा। इन सब चीज को तो आपको दिख के लग रहा है कि लग रहा है। और तो और दोस्तों जो फैक्ट्री में ये माल बनेगा वो फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों इस सारे खर्चे को अगर मैं ऐड कर दूं तो इसी को कहेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंस। और दोस्तों अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या, समझिए बात को। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये पेन जो था मानिए 5 रुपए का है, मान के चलिए लेट्स टेक एग्जांपल कि ये पेन जो है इसकी कीमत 5 रुपए है, मतलब कॉस्टिंग 5 रुपए है, और बिग मार्केट में 15 रुपए का रहा है, तो क्या 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं। अब इसको पेन को पैकिंग करेंगे, इस पेन की सेल करोगे, कोई स्टार से एडवर्टाइजमेंट करवाओगे, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि हमें नहीं पता इसकी एडवर्टाइजमेंट किस कंपनी ने करी, या किस बंदे ने करी, या किस स्टार ने करी, हमें नहीं पता इसमें कितना एक्सपेंस लगा। इसको बेचने के अंदर में जो बंदा था जिसने बेचा है, जिस सेल्समैन ने बेचा है, उसने कैसे बेचा, टर्म्स कंडीशंस क्या थी, कितनी उसको सैलरी मिली, कितने एक्सपेंसेस लगे, हमें नहीं पता। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। माल को बेचने में खर्चा आना, माल के बाद में, माल बनने के बाद जितने खर्चे लगते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो दोस्तों माल को बनने में जो भी आपने कच्चे माल से माल को बनाया है, ये आपका जो प्रोडक्ट बना है दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो बना है, इसके बाद जब ये मार्केट में उतरने को तैयार होता है तो जो भी इसकी मार्केटिंग का या फिर जो भी चीज का खर्चा होता है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस को दोस्तों हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना क्रिएट हुआ है। दोस्तों दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप आप लोगों की चीज समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों आइए अब नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं फटाफट। नीड्स क्यों जरूरत पड़ती है और इंपॉर्टेंस पड़ती है ट्रेडिंग अकाउंट की। पहला, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो जीपी एंड जीएल निकाल पाओगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालने के लिए दोस्तों आपको जरूरत पड़ती है किस चीज की? तो आपको जरूरत पड़ेगी ट्रेडिंग अकाउंट की। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैं पहले बता देता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में यहाँ पे लोगे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लोगे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ लोगे नेट परचेज। अब नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, एंड नेट सेल का मतलब आप लोग का सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और सारे के डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद में इन सबको जोड़ के माइनस करना है, आपकी जीपी आ जाएगी, मतलब प्रॉफिट वगैरह लॉस हुआ, मतलब जो आपने सेल किया और जितना पे स्टॉक बचा इन दोनों को ऐड कर देना, उसमें से ओपनिंग स्टॉक, आपका परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करना है। अगर बचता है तो हमें जीपी। कोई भी बंदा जो ये माल अगर मानो 5 रुपए की कॉस्टिंग आती है तो 4 रुपए पे कभी नहीं बेचेगी, 5 रुपए की कॉस्टिंग आती है तो इससे ज्यादा पे बेचेगी। ग्रॉस लॉस कभी भी नहीं कोई कंपनी क्रिएट करेगी, वरना प्रोडक्शन कर क्यों रही है? सिंपल वे के अंदर में बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसके अंदर में अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो पहला फायदा होता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आप निकाल सकते हैं। देन पॉइंट नंबर सेकंड, इट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंस। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं, जो डायरेक्ट खर्चा हुआ माल को बनाने का, वो आप तभी पता कर सकते हो अगर आपने दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। और मैं आपको कैलकुलेट करके और समझा के बता चुका हूं कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो एक्सपेंस डायरेक्टली इन्वेस्ट हुए हैं, डायरेक्टली खर्चे हो चुके हैं, इसके ऊपर एक्सपेंस हो चुका है। किसी पेन को या किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उस पर लगने वाले खर्चे को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोगों को ब्रीफ में पढ़ाने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस है। दोस्तों थर्ड पॉइंट इज द कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो भी क्लोजिंग स्टॉक का कंपैरिजन है उसको प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब इस साल का क्लोजिंग स्टॉक आप लोग का निकल गया 50,000 रुपए का, और पिछले साल का आपका क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों निकल गया 60,000 रुपए का। तो आप कंपेयर तभी कर सकते हो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, बिना ट्रेडिंग अकाउंट के नहीं हो सकता। दोस्तों फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड द सेफ्टी अगेंस्ट द पॉसिबल लॉसेस। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि माल को बनाने में उचित खर्चा कितना लग रहा है, कितना खर्चा लग रहा है माल को बनाने में, क्या आपकी COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर मैं बात करता हूं तो इसको कहेंगे हम लोग COGS, इट मींस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS। ध्यान दीजिए दोस्तों क्या चीज बता रहा हूं, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है कितना माल बनाने में खर्चा आया है, हमें इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर कोई कंपनी जो कि 5 रुपए का पेन उसकी खर्चा आता है और वो 4 रुपए में बेच रही है तो कंपनी बिल्कुल उस काम को बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से उसे पता चल चुका कि नेट उस पे एक्सपेंस कितना लग रहा है। दोस्तों ध्यान देने वाली यही बात है कि पॉसिबल लॉसेस को कम करने में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई देता है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है, दैट इज द ट्रेडिंग अकाउंट। दोस्तों आप हमारे साथ पूरी वीडियो के अंदर बने रही,
बने रहे और आने वाले टाइम के अंदर हम इसके ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले। दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ पूरी वीडियो में, इसलिए आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।